हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके स्टडी जंक्शन एंड दिस इज़ जतिन बलोत्रा। गाइस, हम अपना इकोनॉमी का पोर्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन। और साथ ही साथ मैं गाइस आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हम यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं वो आपको हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, चाहे वो आईएएस का हो, ईपीएफओ का हो, स्टेट पीएससीज का हो, केएएस हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का हो। तो ये टॉपिक्स आपको हर जगह काम आने वाले हैं। तो गाइज़ देखते हैं आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। गाइज़ आज हम देखेंगे जीडीपी एंड बजटिंग इंक्लूडिंग ऑन रिसोर्स जनरेशन एंड बजटिंग फॉर पंचायत। तो गाइज़ करते हैं स्टार्ट। तो गाइज़ हम स्टार्ट करेंगे जीडीपी से और इसके बाद बजटिंग के पोर्शन में जाएंगे। गाइज़ मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ जीडीपी होती क्या है। कि किसी भी कंट्री में एक साल में कितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। मीन्स कि जैसे इंडिया है, इंडिया में एक साल में कितनी चीज़ें बन रही हैं, उनका जो फाइनल प्राइस रहेगा, फाइनल जो गुड्स रहेंगी, उनकी जो मनी वैल्यू है उसे हम बोलेंगे जीडीपी। फॉर एग्जांपल इंडिया में एक साल में मान लो 100 करोड़ की चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, उसमें गुड्स भी हैं, सर्विसेज है, तो हम बोल देंगे कि हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो है 100 करोड़। बट गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, क्या जीडीपी रियल पिक्चर बताती है हमें इकॉनमी की? गाइस, जीडीपी हमें इकॉनमी की रियल पिक्चर नहीं दिखाती। गाइस एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, क्या जीडीपी रियल पिक्चर शो करती है? तो गाइस नहीं करती। बताता हूँ कैसे। अब देखो, हमारी कंट्री में मान लो 100 करोड़ की चीज़ें प्रोड्यूस हुई और हमने बोल दिया कि हमारी कंट्री की जीडीपी 100 करोड़ होगी। बट ये थोड़ी है कि जो इंडिया में चीज़ें बन रही हैं वो सारे इंडियन से ही बना रहे हैं। काफ़ी सारे फॉरेनर्स होंगे, काफ़ी सारे जैसे चाइना की कंपनीज़ हैं, अमेरिका की कंपनीज़ हैं जो इंडिया में रह के चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं। तो उनकी जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई, उनकी जो मनी वैल्यू है वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड हो गई। क्या वो पैसा इंडिया में छोड़ के जाएंगे? गाइस नहीं, वो तो अपने साथ लेके जाएंगे। हमारी कंट्री में तो 100 करोड़ शो हो गया, लेकिन क्या वो उतना हमारे पास रहा? गाइस नहीं रहा। बिकॉज वो पैसा जो बाहर वाले यहाँ से कमा के लेके जा रहे थे वो अपने साथ ले गए। इट मीन्स जीडीपी हमें रियल पिक्चर शो नहीं करती। और दूसरी चीज़ गाइस, काफ़ी सारे इंडियंस हैं वो बाहर रहते हैं और बाहर से पैसा कमाकर इंडिया में बेचते हैं, उनके बिजनेस होंगे, तो वो तो हमारे इंडिया में पैसा आया, लेकिन जीडीपी वो चीज़ भी इंक्लूड नहीं करती। इट मीन्स जीडीपी जो है वो हमारी इकोनॉमी की रियल पिक्चर नहीं शो करती। तो रियल पिक्चर गाइस कौन शो करता है? गाइस वो शो करता है जीएनपी। इसमें क्या होता है कि हम जीडीपी लेते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं जो बाहर वाले कमा के लाते हैं, बाहर जो हमारे इंडियंस बाहर से कमा के लाते हैं, और माइनस कर देते हैं जो बाहर के इंडिया से कमा के लाते हैं। तो गाइज वही था, इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द पीपल विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. इट इंक्लूड्स the value of depreciation and is not adjusted for net factor income from abroad. गाइज यही लिखा हुआ है कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स कि जो बाहर के हमारे यहाँ से कमा के ले गए और जो इंडियंस बाहर से कमा के ला रहे हैं वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता। गाइज यही मतलब है इस लाइन का। अब हम देखेंगे कि जो जीडीपी है, जो इंडिया के पास जितना पैसा है, क्या वो हमारा पैसा पूरा हमारे पास बचा? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया की टोटल जीडीपी 100 करोड़ है तो क्या हमारे पास 100 का 100 बचा? सिंपल लैंग्वेज में देखिए, अगर आपके पापा की इनकम मान लो कि 50,000 है, तो क्या आपके पास मंथ के एंड तक 50,000 बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो आपके कुछ एक्सपेंडिचर भी होंगे। तो वही चीज़ है कि जीडीपी में क्या हम शो करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखा है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। सी मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखो, इंडिया ने अगर कुछ कमाया है, कुछ बनाया है, तो हमने कुछ खर्चा भी होगा, हमारा कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी होगा, वो भी तो हमने यहाँ लिखना है। सेकंड, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट भी करी होगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ होगा। जी शो कर रहा है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के कितने एक्सपेंडिचर्स होते हैं, गाइस वो भी है। और एन एक्स क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट।
कि किसी कंट्री का कितना एक्सपोर्ट है, तो हम जीडीपी को बोल सकते हैं C+I+G+NX। So if GDP increases year by year and economy is understood to be performing well, in GDP income generated by foreigners in a country is included, but income generated by nationals of countries outside the country is not included। गाइज हमने ये लाइन का मीनिंग समझ लिया है। गाइज अभी जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। दोनों का मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे। अब देखो नॉमिनल जीडीपी होती क्या है कि मान लो हमारी कंट्री में चीज़ें जो प्रोड्यूस हुई, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पेन प्रोड्यूस किया तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है, और उसको हम कंपेयर करेंगे करंट प्राइस के साथ, उसी फाइनेंशियल ईयर के प्राइस के साथ। फॉर एग्जांपल इसी साल अगर उस पेन का प्राइस 10 था, आज भी 10 है, तो हम उसको 10 ही गिनेंगे। नॉमिनल्स में क्या आता है, नॉमिनल में आता है जीडीपी जो रहती है वो करंट फाइनेंशियल ईयर के साथ रहती है। सो इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एंड एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइस। तो हम करंट ईयर का इसमें प्राइस यूज़ करते हैं। और रियल में क्या रहता है कि हम करंट ईयर का प्राइस नहीं यूज़ करते, हमने एक बेस ईयर लिया होता है, हम उसके साथ जीडीपी को कंपेयर करते हैं। अभी आपको समझ आ जाएगी जब मैं रियल जीडीपी आपको बताऊंगा। रियल में होता क्या है, मान लो आज मैंने आज पेन प्रोड्यूस किया, मान लो उसकी वैल्यू है, आज मार्केट वैल्यू है 10 रुपये। लेकिन रियल में क्या होता है कि हमने एक बेस ईयर रखा होता है। जैसे अभी हमने बेस ईयर रखा है 2011-12। क्या उस पेन की वैल्यू 2011 और 12 में उतनी होगी जो आज है। जैसे आज 10 की है तो क्या उस टाइम पे 10 की होगी, लेट इट बी कि वो 8 रुपये की होगी। तो हम क्या बोल देंगे कि हमारी जीडीपी 2 रुपये बढ़ी है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जीडीपी में इंक्रीज़ हुआ है 2 रुपये का। और नॉमिनल में क्या रहता है कि उसी साल का हम प्राइस चेक करते हैं। तो गाइस आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी नॉमिनल और रियल में क्या फ़र्क है। रियल में हम कंपेयर करते हैं पुराने रेट के साथ, और नॉमिनल में हम करंट के रेट के साथ चेक करते हैं। सो रियल क्या है, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। तो गाइस ये याद रखना, यहाँ हम बेस ईयर का प्राइस लेते हैं। तो रियल जीडीपी का जो फॉर्मूला है गाइस वो है नॉमिनल जीडीपी अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ठीक है। हम ये चेक करते हैं। नॉमिनल मींस कि इस टाइम पे चीज़ का, उस चीज़ का प्राइस क्या है, और करंट प्राइस इंडेक्स हम उसके प्राइस के साथ उसको कंपेयर करते हैं। गाइस जो नेक्स्ट है वो जीडीपी डिफ्लेक्टर। मैंने आपको ये पहले चीज़ समझा दी। डिफ्लेक्टर होता है कि जीडीपी कितनी डिफ्लेक्ट करी है। वही मैं पेन की फिर से एग्जांपल देता हूँ कि आज आपने पेन प्रोड्यूस किया, उसकी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है 10 रुपये, और आपने उसको कंपेयर किया हमारा बेस ईयर जैसे अभी चल रहा है 2011-12, उसमें प्राइस मान लो 8 रुपये था। तो हम बोलेंगे कि हमारी जीडीपी में 2% का इंक्रीज़ हुआ है। और उसी को हम दूसरे वर्ड में बोलेंगे कि हमारी जो जीडीपी है वो डिफ्लेक्ट करी है कितनी, 2 रुपये से। तो वही हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज के प्राइस को देखते हैं और पुराने प्राइस को देखते हैं। वही इसका फार्मूला है, जीडीपी डिफ्लेक्टर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी आज का प्राइस अपॉन रियल जीडीपी जो उस टाइम का प्राइस था इनटू 100। तो गाइस ये फॉर्मूला से ही आपको काफ़ी क्वेश्चंस आ जाएंगे। गाइस अभी जो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है जीडीपी और वेलफेयर का, कि जीडीपी और वेलफेयर में क्या आपस में कोई कनेक्शन है और ये कैसे काम करता है। गाइस जैसे पहले बताया कि जीडीपी क्या होता है कि किसी कंट्री में कितनी चीज़ें बनना, प्रोड्यूस होती है, उनकी वैल्यू। अगर किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है इट मीन्स कि हम उस कंट्री में चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका मतलब कि उस कंट्री की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अगर उस कंट्री की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है इट मीन्स कि वहाँ पे सोसाइटी अच्छी हो रही है और धीरे धीरे हम वेलफेयर स्टेट की तरफ पहुँच रहे हैं। बट
क्या ये रियल में होता है ऐसा? गाइस नहीं होता। वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लिखा क्या है, जीडीपी मे बी अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ बट is not considered as a good measure of economic welfare because of the following three reasons। पहला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब देखो गाइस, किसी कंट्री में जीडीपी बढ़ रही है, मींस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि क्या सब लोगों के पास पैसा आ गया? गाइस नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस कितना ज़्यादा कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके अकेले की ही इतनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज है कि वो कितना ज़्यादा जीडीपी को बढ़ा देता है। और दूसरे हिसाब से देखें, उसकी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन क्या एक गरीब बंदा जो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जीडीपी के बढ़ने से उसको कोई फ़ायदा हो रहा है? गाइस नहीं हो रहा। मीन्स कि जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में सबको बराबर नहीं मिलता। गाइस जो सेकंड है वो है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। गाइस मैंने पहले बताया आपको कि किसी कंट्री में जितनी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू, उनकी मनी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई सर्विस दी, कोई जैसे किसी को पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने से उसको पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा क्या इंक्लूड हो गया? जीडीपी में इंक्लूड हो गया। बट जो पेरेंट्स रहते हैं, चाहे वो वुमेन रहती है घर पे, वो कितना घर का काम करती हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर है, क्या उसको हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं? फॉर एग्जांपल, वही आपके घर में काम वाली बाई आए, तो आप उसको पैसे देते हो उस काम के, मीन्स वो जीडीपी में क्या हो गया? इंक्लूड हो गया। लेकिन वही जब आपके पेरेंट्स घर पे काम करते हैं, उतना ही काम करते हैं, लेकिन वो इंक्लूड नहीं होता। लेकिन चीज़ें तो प्रोड्यूस हो रही है ना, काम तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो जीडीपी में ऐड नहीं हुआ। सेकंड थिंग, कई बार आप बार्टर सिस्टम से बिजनेस करते हो। फॉर एग्जांपल, गांव में जैसे किसी ने कोई सब्जी लगा दी, तो उसने दूसरे के साथ वो क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया। अब जहाँ पे चीज़ें एक्सचेंज हुई और सर्विसेज भी प्रोड्यूस हुई, गुड्स भी प्रोड्यूस हुई, लेकिन क्या उसके बदले कोई पैसा मिला? गाइस नहीं मिला। मीन्स जीडीपी में क्या हुआ? कोई भी इसमें पैसा ऐड नहीं हुआ। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, मनी का कोई भी यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हुआ। जैसे माँ काम करती हैं घर पे, तो उससे कोई भी पैसा एक्सचेंज नहीं हुआ, और बार्टर सिस्टम से भी कोई भी पैसा एक्सचेंज नहीं हुआ। गाइस थर्ड जो है वो है एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लो एक लेदर इंडस्ट्री है, ठीक है, और दूसरी तरफ मान लो कि कोई इन्वायरमेंट के रिलेटेड काम कर रहा है, ठीक है, जैसे वो ट्रीज़ लगा रहा है, और उसके साथ ही जो उसकी वुड्स वगैरह हो जाती है, उससे वो बेच के अपना बिजनेस भी कर रहा है उसके, और साथ ही साथ वो ज़्यादा ट्रीज़ को भी बढ़ा रहा है। जैसे एक लेदर इंडस्ट्री वाला है, वो जीडी में भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। मींस अगर उसने 10 लाख की चीज़ें प्रोड्यूस करी, तो उसका 10 लाख रुपए जीडीपी में इंक्लूड हो गया। बट जो उस लेदर इंडस्ट्री वाले ने इन्वायरमेंट को गंदा किया, रिवर्स को गंदा किया, वो क्या हमने इंक्लूड किया? मींस ये एक्सटर्नलिटी थी, लेकिन कौन सी थी? नेगेटिव थी। 10 लाख का तो उसने प्रोड्यूस किया, साथ ही साथ उसने कितना इन्वायरमेंट गंदा कर दिया। अब उस इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए कितना पैसा चाहिए और क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए? तो हमने बस जीडीपी को ही इंक्लूड किया, लेकिन उसकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को इंक्लूड नहीं किया। तो गाइस यही यहाँ पे मतलब था। तो आप आपने देखा, जैसे जीडीपी और वेलफेयर को हमने 3 तरीके से यहाँ पे समझा। गाइस ये यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इसकी। गाइस अब हमारा जीडीपी का पोर्शन कंप्लीट हो गया, बिकॉज ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ा हमने धीरे धीरे, और सिंपल सिंपल डेफिनेशंस देख ली। अब हम बजटिंग देख लेते हैं। बजटिंग गाइस मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको फिर से बताऊंगा कि गवर्नमेंट की कितनी कमाई है और गवर्नमेंट का कितना खर्चा है। उस स्टेटमेंट को, उस रिसिप्ट को हम बोलते हैं बजट। गवर्नमेंट कितना कमा के लाई और कितना खर्च कर रही है, डैट इज़ बजट। और एक चीज़ और बता दूं गाइस, बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी वर्ड यूज़ नहीं करा है। आर्टिकल 112
वहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो गाइस बजट कहीं नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट होता क्या है? गवर्नमेंट बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टीमेट ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्सपेक्टेड रिसिट एंड गवर्नमेंट्स एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंशियल ईयर विच रन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। वही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट का बजट क्या है, कि जैसे एस्टिमेट लगाते हैं ना, जैसे इस साल का जो बजट हुआ मान लो, तो वो इस साल का पूरा बताएंगे कि हमने कितना रेवेन्यू इकट्ठा करना है और कितना हमारा एक्सपेंडिचर होगा। तो वही स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बजट। और ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, और हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो गाइज आपको इतना ही याद रखना है। और जब स्टेट की बात है आती है, तो स्टेट जो बजट बनाता है गाइज, वो बनाता है आर्टिकल 202 के अंदर। सेंटर बनाता है आर्टिकल 112 के अंदर, स्टेट बनाता है 202 के अंदर। ठीक है, ये हो गया बजट। अब देखते हैं हम गुड्स कौन सी टाइप्स की होती हैं गाइस। एक होती है पब्लिक टाइप की और एक होती है प्राइवेट टाइप की। पब्लिक कहाँ जहीं कहीं भी लिखा होगा गाइस, उसका मतलब होता है गवर्नमेंट, और प्राइवेट होगा तो प्राइवेट कोई भी। जैसे गवर्नमेंट गुड्स कौन सी हो सकती हैं? जैसे रोड किसने बनाए? गवर्नमेंट ने बनाए। पार्क्स किसने बनाए? गवर्नमेंट ने। स्ट्रीट लाइट्स किसने लगाई? गवर्नमेंट ने लगाई। आपके घर की स्ट्रीट्स किसने बनाई? गवर्नमेंट ने बनाई। सो गाइस जो गवर्नमेंट गुड्स होती हैं गाइस, उसमें कहीं भी नॉन कहीं भी किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जाता। अब कहीं रोड बना है तो क्या ये बोल सकते हैं कि इसको बस यही बंदा यूज़ कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, ये कम्युनिटी यूज़ कर सकती है, दूसरी नहीं कर सकती? तो इसको हम बोलेंगे कि जो गवर्नमेंट गुड्स रहती है वो नॉन एक्सक्लूसिव रहती है। तो गाइज ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कौन सी गुड्स नॉन एक्सक्लूसिव है, कौन सी गुड एक्सक्लूसिव है। तो नॉन एक्सक्लूसिव मीन्स किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करते, सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और गाइज जो सेकंड चीज़ यूज़ करते हैं वो होता है नॉन राइवल्स। एक तो होगा नॉन एक्सक्लूसिव, किसी को एक्सक्लूड नहीं करता, और दूसरा होता है नॉन राइवलर्स, जिसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एक बंदा यूज़ करे तो दूसरे बंदे के लिए वो रिसोर्स कम नहीं होता। अगर एक बंदा कोई रोड यूज़ कर रहा है तो क्या दूसरे के लिए कम पड़ जाएगा? गाइस नहीं पड़ेगा। इट मीन्स जो गवर्नमेंट गुड्स रहती है वो नॉन एक्सक्लूसिव भी रहती है और नॉन राइवलर्स भी रहती है। और दूसरी तरफ प्राइवेट जो गुड्स रहती हैं गाइस, वो कोई इंडिविजुअल बनाता है, कोई भी बना सकता है, और वो एक्सक्लूसिव भी रह सकती है। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई अपने यूज़ के लिए कोई चीज़ बनाई है तो वो किसी को भी एक्सक्लूड कर सकता है, वो किसी को भी बोल सकता है कि आप यूज़ करें आप ना करें। ठीक है गाइस। और सेकंड थिंग होती है नॉन राइवलर्स। जैसे किसी ने शॉप्स में सामान बेच रहा है तो वो प्राइवेट गुड्स होगी। अगर एक ने ख़रीदा तो वो दूसरे के लिए कम हो गया। इट मीन्स कि ये राइवलर्स भी होती हैं। ठीक है गाइस। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बजट। बजट कौन कौन से टाइप होते हैं? जैसे मैंने बताया बजट में होता क्या है कि कितना एक्सपेंडिचर है, कितना हमारा रेवेन्यू है। गाइस अगर गवर्नमेंट का जितनी आमदनी है, जितना हमारा गवर्नमेंट का रेवेन्यू है और उतना ही खर्चा हो, मीन्स अगर गवर्नमेंट 100 रुपीज़ कमा रही है और उसका खर्चा भी 100 हो, तो हम क्या बोलेंगे कि सब कुछ बैलेंस है, तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड बजट। दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट ने कमा के लाए मान लो 120 रुपये और गवर्नमेंट का खर्चा बस 100 रुपीज़ हुआ, हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ 20 रुपये का, मीन्स गवर्नमेंट का बजट सरप्लस में है, तो उसको हम बोलेंगे सरप्लस बजट। का तीसरा होता है डेफिसिट। मान लो गवर्नमेंट ने कमा के लाया 100, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है 150, मीन्स कि 50 रुपये का नुकसान, 50 रुपये हमें कहीं बाहर से लाने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया डेफिसिट। तो डेफिसिट बजट। सो टाइप ऑफ बजट्स क्या थे? 3 टाइप के थे, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। गाइस अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं गवर्नमेंट के बजट्स के। पहला होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब देखो गाइस जो गवर्नमेंट पैसा कमा के लाती है, पैसा कहाँ से लाती है? जो टैक्सेस लेती है गाइस, जो गवर्नमेंट को ग्रांट्स मिलती है, जो गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्ट करा होता है वो पैसा, ये सब पैसा गवर्नमेंट की क्या होगी? इनकम होगी। तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट करती है लोगों को, जैसे अलग अलग स्कीम्स के द्वारा। अब यहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट थ्रू
tools of taxation and transfer payment brings fair distribution of income. Equitable distribution of income and wealth is a way to bring social justice. गाइस, जो गवर्नमेंट रहती है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करती है और वेल्थ का भी इक्विटेबल। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्कीम चला रहे तो ऐसा बोलेंगे कि अगर सब बीपीएल वालों को मिल रही है तो एक बीपीएल वालों को नहीं मिलेगी, गाइस सबको मिलेगी। और इसके लिए गवर्नमेंट एक प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर बनाया है इंडिया में, ताकि अब होता क्या है गाइस, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि अमीर पे ज़्यादा लगेगा, गरीब पे कम लगेगा। फॉर एग्जांपल हमारा इनकम टैक्स हो गया, जिसकी ज़्यादा इनकम है उसको ज़्यादा लगेगा, जिसकी कम इनकम है उसको कम लगेगा। मीन्स सोसाइटी को इक्वल कर रहे हैं इससे। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हो गया और वेल्थ भी हो गया। गाइस, दूसरा जो है वो है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। The government of a country, through its budgetary policy, direct the allocation of resources in a manner such that there is a balance between the goal of profit maximization and social welfare. Guys, जो हमारी गवर्नमेंट का जो मोटो रहता है ना, फोकस रहता है, वो रहता है वेलफेयर पे। चाहे हम कम कमाएं लेकिन एक वेलफेयर हो जाए। तो गवर्नमेंट री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करती है कि हमें इस तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो हमारा हर एक गवर्नमेंट का रहता है कि हमें इतना प्रॉफिट, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेलवे है तो हमें रेलवे से इतना प्रॉफिट अर्न करना है। साथ ही साथ हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि इससे किसी को नुकसान ना हो, हर एक बंदा रेलवे से जा सके। तो हमें एलोकेशन इस तरीके से करनी है कि हम गोल को भी अचीव कर सकें और साथ ही साथ हम सोशल वेलफेयर भी कर सकें। सो देयर शुड बी प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स एज वेल एज कंफर्ट एंड लग्जरी गुड्स। The goods which cannot be provided through market mechanism and hence must be provided by the governments or called public goods. तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में बोला गया कि जो चीज़ें प्राइवेट नहीं दे सकती उसको गवर्नमेंट देती है, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक गुड्स। अब क्या प्राइवेट बंदा किसी को रोड बना के दे सकता है? गाइस, नहीं दे सकता। तो ऐसे काम कौन करता है? पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, तो उनको हम बोलेंगे पब्लिक गुड्स। और जैसे मैंने पहले ही बता दिया, ये नॉन एक्सक्लूडेबल होता है और नॉन राइवलरस होता है। और प्राइवेट गुड्स का मैंने बताया, जैसे किसी ने फूड का खोला हुआ है, क्लॉथ्स का खोला हुआ है, ये दो एक्सक्लूडेबल भी है और राइवलरस भी है। गाइस, अब हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। The growth rate of a country depends upon the rate of saving and investment. Therefore, the role that are assigning to budgetary policy in this regard are to create condition conducive for increase in saving and investment. So guys, अब जीडीपी जो है और जो बजट है, इससे हमें अपनी इकोनॉमी ग्रोथ कैसे करनी है। गाइस, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ उसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे टिकी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे के पास पैसा है ही नहीं तो वो क्या ग्रोथ करेगा? उसकी ग्रोथ कुछ नहीं होगी। अगर उसने वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करा होगा तो उसको उससे डिविडेंड भी मिल रहा होगा, उसको प्रॉफिट भी मिल रहा होगा, उसकी ग्रोथ भी होगी। अगर कहीं उसने सेविंग करी है तो उससे बिजनेस करेगा, कुछ भी कर सकता है और कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना पार्ट क्या करेगा, वो देगा गवर्नमेंट को। सो यही था कि बजट जो रहता है हमारा, बजटरी पॉलिसी हमें इस तरीके से बनानी है, हमें इस तरीके की कंडीशन कंट्री में क्रिएट करनी है ताकि लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकें और सेविंग्स भी कर सकें। हमें ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनानी कि गवर्नमेंट के लोगों के पास पैसा ही ना बचे। फॉर एग्जांपल गाइस, आपको पता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप सेविंग्स में पैसा लगाओगे तो आप पे इनकम टैक्स नहीं लगता है। जैसे कोई एलआईसी की अपनी पॉलिसी करवाता है तो जितना आप करवाते हो उतने पे टैक्स नहीं लगता। तो जो आपने एलआईसी में पॉलिसी करवाई वो आपकी सेविंग्स होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या प्रमोट किया? सेविंग्स यहाँ पे प्रमोट की। अब इसका मोटो क्या रहता है? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Government needs to promote labor-intensive technology, public work program like construction of roads, dams, canals, bridge, etc. to promote employment generation in the economy. Several programs are initiated through budget to reduce the problem of poverty and unemployment. अब गाइज, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट को ऐसी कंडीशंस बनानी है ताकि कंट्री में सेविंग्स भी बढ़े और इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। तो गवर्नमेंट क्या करती है? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे करती है? जैसे गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलाती है, लाइक रोड बन रहा है, कितने लोगों को वहाँ पे काम मिलेगा? गाइज,
पॉवर्टी को भी कम कर सकते हैं इससे, और अनएम्प्लॉयमेंट के जो प्रॉब्लम है उसको भी टैकल किया जाता है। गाइस जो दूसरा रहता है वो रहता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। Government tries to establish economic stability by its budgetary policy. Economic stability refers to a situation without fluctuation in price level and stability of exchange rate in the economy. Economic stability is achieved by protecting the economy from harmful effects of various trade cycles and its portion boom, recession, depression and recovery. Guys, इकोनॉमी को स्टेबल करना भी बजट में ही आता है कि हमें कैसे इकोनॉमी को स्टेबल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन हो जाए, महंगाई हो जाए गाइस, हर एक चीज़ का रेट बढ़ गया, क्या गरीब बंदा वो चीज़ खरीद पाएगा? गाइस नहीं खरीद पाएगा। जब वो खरीद ही नहीं पाएगा तो उसके पास पैसा ही नहीं बचेगा, तो वो सेविंग कहाँ से कर पाएगा? सेविंग नहीं कर पाएगा तो क्या उसकी कभी ग्रोथ होगी? नहीं होगी। तो बजट में एक चीज़ ये भी आती है कि हमें इकोनॉमी को स्टेबल करके रखना है, हमें रिसेशन नहीं आने देना, डिप्रेशन नहीं आने देना है, हमें इसको बिल्कुल अच्छे से करना है, और साथ ही साथ हमें अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट भी करना है। बाहर के जैसे चाइना की चीज़ें डंपिंग होती है यहाँ पे, तो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट रहती है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमारे खुद के बिजनेसेस हैं। तो हमें इकोनॉमी को स्टेबल करके भी रखना है। अगर हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी गाइस, तभी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी। गाइस जो तीसरा है वो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। पब्लिक एंटरप्राइजेज क्या होता है कि वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, वो एंटरप्राइजेज जिसके शेयर्स या जो गवर्नमेंट के अंदर आती है, जैसे पीएसयूज बोलते हैं। तो गाइस हमें उनके एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू को इस तरीके से मैनेज करना है कि वो डूबे ना और वो चीज़ें प्रोड्यूस कर सके। फॉर एग्जांपल गाइस बीएसएनएल, अब बीएसएनएल बिल्कुल डूब चुकी है। अब देखो अगर हमारी पीएसयूज ऐसे ही डूबते जाएंगे तो क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ पे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? गाइस नहीं कर पाएंगे। तो मीन्स हमें इनको भी मैनेज करके चलना है ताकि हम कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ ले आएँ। तो हमने क्या पढ़ा कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आ सकती है? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स चलाती हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है, और तीसरा हमें मैनेजमेंट करनी है पब्लिक एंटरप्राइजेस। गाइस जो अगला टॉपिक है वो हमारा है बजटिंग इन पंचायत। पंचायत में हम कैसे बजटिंग करते हैं? गाइस आपको पता है कि बजट हम एडवांस में ही बनाते हैं। जैसे इस साल का बजट होगा, हमने फैब में बनाया, तो हम पूरे साल में क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ से पैसा आएगा, उन सब का लेखा जोखा जो करते हैं उसको बजट बोलते हैं। वही बजटिंग मीन्स एस्टिमेशन इन एडवांस द कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ प्री डिटरमाइनिंग टारगेट्स। गाइस जैसे टारगेट्स रखे होते हैं कि हमें ये चीज़ें यहाँ पे करनी है, तो हम एडवांस में ही उन एक्शंस के लिए जो काम करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें। और साथ ही बजट हमें क्या रेफ़र करता है? ट्रांसलेटिंग द डिसीजन अबाउट फ्यूचर इनटू प्लान। द एनुअल बजट फॉर एग्जांपल इंडिकेट्स द एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स दैट एन इंस्टीट्यूशन वुड टेक अप along with the cost that is would incur in order to perform these activities and programs. guys सिंपल बजटिंग इन पंचायत क्या है कि जैसे हमारे टारगेट्स होते हैं कि हमें ये एक साल में मान लो हमें ये गलियाँ बनानी है, ये स्ट्रीट्स बनानी है, तो हम वैसे ही एक्शन लेते हैं। और एक्शन लेने के लिए हमें पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट से आएगा। ये सारा प्रोसीजर हमारा पंचायत की बजटिंग में ही आता है। अब हम क्या क्या इफ़ेक्टिव टूल्स लेते हैं? पहले हम प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक विलेज में एक स्ट्रीट बनानी है तो आपको कितना पैसा चाहिए, कौन कौन सी मशीनरी चाहिए, तो पहले आप प्रेडिक्ट करते हो, वैसा ही आप बजट बना के देते हो और वैसे ही आपकी ग्रांट्स आती हैं। वही लिखा हुआ है। पहला क्या? प्रेडिक्टिंग रिसोर्स रिक्वायरमेंट, क्या क्या हमें रिसोर्सेज चाहिए। सेकेंड इज़ एलोकेटिंग फंड्स टू वेरियस कंपीटिंग प्रायोरिटीज़। जब हमने प्लान बना के दे दिया कि हमें ये रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है गाइज, उसके बाद हम पैसे को अलॉट करते हैं अलग अलग कामों में। जैसे कोई स्ट्रीट्स हैं, कोई स्ट्रीट लाइट्स हैं, अलग अलग में प्रायोरिटी बेसिस पे कि पहले कौन सा काम ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ गाइज हम फंड्स पे कंट्रोल भी करते हैं कि कहीं गलत तरीके से पैसा खर्च ना हो जाए। एंड अचीविंग द इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव विद मैक्सिमम इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। और पंचायत बजटिंग में हमने एक बात और कही है कि हमें इफ़ेक्टिवनेस लानी है, हमें मैक्सिमम इफ़ेक्टिवनेस लानी है,
ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके जो हमारे इंस्टीट्यूशंस के हैं। प्लानिंग इन पंचायत at base level means the process through which it establishes its long-term goals, identifies and evaluates alternative choices. In a typical setting, planning in panchayat would involve developmental planning. अब गाइस ये समझना कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डेवलपमेंटल प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग, इंटीग्रेटेड प्लानिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल। सो गाइस जो डेवलपमेंटल प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ मिक्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट विल सर्व द पीपल्स नीड एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पंचायत मेंबर्स। डेवलपमेंटल प्लानिंग में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं कि लोगों की क्या क्या नीड्स हैं, साथ ही जो पंचायत मेंबर्स के क्या क्या एस्पिरेशंस हैं। दिस में इंक्लूड प्रोग्राम एक्सलेंस, improvement in the local services which will improve the living standard of local people. सो डेवलपमेंट प्लानिंग में हम क्या क्या करते हैं, लोगों की नीड्स क्या है, पंचायत मेंबर्स की एस्पिरेशंस क्या है, और हमें लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है। सेकंड, फाइनेंशियल प्लानिंग which implies the distribution of financial resources equitably among various sectors or program in the पंचायत। गाइज फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें पंचायत में इक्विटेबली फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को आपने राशन प्रोवाइड करना है, फॉर एग्जांपल वो सब बीपीएल हैं, तो हमें उनमें कोई भी ये नहीं बोलना कि इस बंदे को कम देना है, इसको ज़्यादा देना है, मतलब सबको इक्विटेबल हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर कोई स्कीम है, अगर किसी को पेंशन लगी है, तो उसी हिसाब से हमें इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग में आ गया। गाइस इंटीग्रेटेड प्लानिंग विद एक्सपेंडिचर डिसीजन सो एज टू अचीव बेटर फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग ऑन फाइनेंशियल डिसिप्लिन। गाइस इसके अंदर हमें फाइनेंशियल कंट्रोल में हमें फाइनेंस को मॉनिटर भी करना है कि पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, ताकि गलत तरीके से पैसा खर्च ना हो। तो गाइस हमने आज जीडीपी देखा, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी देखा, साथ ही साथ गाइस हमने बजट देखा, टाइप्स ऑफ बजट देखा, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि बजट से हम इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे ला सकते हैं, उसके पॉइंट्स देखे गाइस हमने। साथ ही साथ हमने बजट इन पंचायत में देखा। तो गाइस ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।